हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू। फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 50 बेड हॉस्पिटल। ठीक है, तो कितने बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, इसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत से एग्जाम्स में रिपीट होता है ना। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है? 4 फार्मासिस्ट, 3, 5 या 2 फार्मासिस्ट। ओके, तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं? 3 फार्मासिस्ट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक तरफ तो बेड स्ट्रेंथ है हॉस्पिटल्स की, एक तरफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 15 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो याद रखना है 50 के लिए 3 फार्मासिस्ट, 100 के लिए 5, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10 और 500 के लिए 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज किया जाएगा? विटामिन ए दिया है, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई। तो देखिए विटामिन के ऊपर क्वेश्चन तो बन ही जाता है, हमारे फार्मासिस्ट जो एग्जाम्स होते हैं तो विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ओके, तो देखिए बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं कौन सा विटामिन? विटामिन ए दिया है आपको, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई। तो विटामिन के जो है ये सिंथेसाइज किया जाता है, बैक्टीरिया जो है विटामिन के सिंथेसाइज करते हैं। ओके, बाकी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं ना, सनशाइन, क्योंकि ये सनलाइट से ऑब्टेन होता है। कहते हैं ना कि भाई सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है ना, तो ये सनशाइन विटामिन होता है। विटामिन ई जो है ना व्हीट जर्म ऑयल में मेनली प्रेजेंट होता है ना। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी से विटामिन ई को कहा जाता है। क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन ई में, कौन सा? क्रोमेन रिंग होता है। ओके, विटामिन ए जो है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हम नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ते हैं, है ना, जीरोप्थेल्मिया भी हो जाता है। ओके, तो विटामिन ए जो है मेनली कैरेट्स में प्रेजेंट होता है ना। तो ये विटामिन जो है मैंने विटामिन के ऊपर 2, 3, 4 वीडियो अपलोड किए हैं। ओके, तो बहुत जल्द मैं ना वो सारा विटामिन का कंटेंट एक वीडियो में भी आपको कंबाइन करके प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो इसका आंसर हमारा विटामिन के हो जाएगा, जो बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट, एंटारिक कोटेड टैबलेट्स आर मीन्ट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन। तो एंटारिक कोटेड टैबलेट्स जो होती है कहाँ पे जाके डिसइंटीग्रेट होती है, अपने मेडिकामेंट को कहाँ पे जाके रिलीज करती है? एंटारिक कोटेड टैबलेट्स जो होती है वो आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेडिकामेंट्स जाके रिलीज करती है। स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होती, माउथ में नहीं होंगी, कहाँ पर होंगी? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, अपने मेडिकामेंट्स को वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती है ना। तो एंटारिक पॉलीमर के भी नाम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से एंटारिक पॉलीमर होते हैं? तो जिसमें थैलेट लगा होता है, जैसे सेलुलोज एसीटेट थैलेट, तो ये क्या है? एंटारिक पॉलीमर होते हैं जिनमें थैलेट लिखा होता है। सेलुलोज एसीटेट थैलेट क्या है? एंटारिक पॉलीमर है। तो बहुत बार क्वेश्चन बना कि भाई एंटारिक कोटिंग में ड्रग कहाँ पर रिलीज होगी, एंटारिक पॉलीमर कौन से हैं, एंटारिक कोटिंग के बारे में कौन सी बात सही है कि भाई ड्रग जो है स्टमक में रिलीज नहीं होती, इसमें इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होती है। ऐसी ड्रग जो होती है स्टमक के जो एसिडिक एनवायरनमेंट से डिग्रेड हो जाएगी, तो उसके लिए एंटारिक कोटिंग की जाती है, ताकि जो ऐसी ड्रग जिनका मतलब कि इंटेस्टाइन में ही एक्शन रिक्वायर्ड होता है जैसे, है ना, तो उसके लिए एंटारिक कोटिंग करते ताकि स्टमक में जो है ड्रग डिसइंटीग्रेट ना हो। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जैसे बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन। देखिए बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे शेड्यूल सी में आते हैं ये ना, तो शेड्यूल C1 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए शेड्यूल ए में डिफरेंट जो एप्लीकेशंस फॉर्म आते हैं ना, ए में एप्लीकेशन में मैंने आपको बता रखा है, ए से एप्लीकेशंस याद रखना है और बी में फीस आ जाती है आपके ना। तो जो है आप शेड्यूल्स का मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ है, आप लोग देखना, आपको सारे के सारे शेड्यूल वहाँ से जो है इजीली लर्न भी हो जाएंगे, वहीं की वहीं। बहुत ही अच्छा वीडियो बना के डाला हुआ है शेड्यूल्स का, है ना। तो डिफरेंट शेड्यूल्स, सारे शेड्यूल्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं। शेड्यूल एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के लिए शेड्यूल एक्स आता है। ओके, तो बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हमारा शेड्यूल C1 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और शेड्यूल्स देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस में जो है शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है ना, और एक आपका एक्ट और उनके ईयर होते हैं, और बाकी
ये पढ़ लीजिए जूरिस्प्रूडेंस में। फिर आपने अगर और पढ़ना तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और फार्मेसी एक्ट जो होता है वो थोड़ा सा उसका डिटेल पढ़ लीजिए। जूरिस्प्रूडेंस का इतना भी हम लोग कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होता है। मेनली तो शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के साइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो लार्जेस्ट साइज होता है वो एक स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट जो साइज होता है स्मॉलेस्ट वाला, तो स्मॉलेस्ट हमारा स्मॉलेस्ट के एस को हम लोग 5 से रिलेट करके याद भी रखते हैं ना। स्मॉलेस्ट तो आपका 5 वाला होता है। और 000 जो होता है ये हमारा लार्जेस्ट साइज होता है कैप्सूल का 000। तो आपको देखिए 000 वाला ऑप्शन बी में दिया है। 000 लार्जेस्ट होता है। अगर स्मॉलेस्ट पूछते तो आप 5 वाला कह देते। ओके, नेक्स्ट है 2 स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग। 2 ड्रग है जो स्ट्रक्चर उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो क्या प्रोवाइड कर रही है? सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स। सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स प्रोवाइड करती है अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंडर सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही है ड्रग, है ना। स्ट्रक्चरली डिफरेंट है ये ड्रग। तो इन्हें क्या कहोगे? केमिकली इक्विवेलेंट कहोगे, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट, थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट या क्लिनिकली बायो इक्विवेलेंट? तो इन्हें हम कहेंगे थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट कहेंगे इन ड्रग्स को। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। जैसे प्रिस्क्रिप्शन क्या है? देखिए प्रिस्क्रिप्शन लैटिन टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? देखिए प्रिस्क्रिप्शन क्या है? रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर। रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो आरएमपी होता है ना, उससे जो उसका जो रिटन ऑर्डर होता है। डाइटरी चार्ट है पेशेंट के लिए। डायग्नोसिस रिपोर्ट होती है पेशेंट की, या डिस्क्रिप्शन होता है पेशेंट के सिम्टम्स का। तो क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन होता है रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्विस का मतलब बताना। तो लैटिन टर्म के ऊपर क्वेश्चन है ना। लैटिन टर्म के एमसीक्यू का वीडियो भी बना के डाला हुआ है और लैटिन टर्म्स के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है। पल्विस का मतलब होता है, देखिए ड्रॉप दिया है तो गुट्टी वर्ड लैटिन टर्म जो है गुट्टी स्टेप से यूज होता है। गुट्टा या गुट्टी आता है ड्रॉप के लिए। सिरप है, टैबलेट है या पाउडर। तो पल्विस का मतलब होता है पाउडर। पल्विस मतलब पाउडर। नेक्स्ट है कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। तो एक कार्ल फिशर टाइट्रेशन है किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं? वाटर के लिए, नाइट्रोजन के लिए, मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड्स या प्रोटीन। तो वाटर के लिए यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट डस्टिंग पाउडर आर स्टरलाइज्ड बाय। तो पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए मैंने आपको कौन सा जो है स्टरलाइजेशन का टेक्निक बताया हुआ है। देखिए स्टरलाइजेशन में आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पढ़ते हो। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है? हॉट एयर ओवन यूज़ किया जाता है ना। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पढ़ते हो जिसमें हमारा ऑटोक्लेव यूज़ किया जाता है ना। बाकी गैस स्टरलाइजेशन होता है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन होता है ना। हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, मोस्ट हीट, ये सारा आपको ऑप्शन में दिया है। तो पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए जो है ना, तो डस्टिंग पाउडर का पूछा था तो मतलब पाउडर्स के लिए, तो पाउडर्स के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाता है जिसमें हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं। तो पाउडर्स के लिए आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। नॉन पेरेंटल होता है एनपी ग्लास। एनपी ग्लास भी से कहा जाता है। नॉन पेरेंटल मतलब कि पेरेंटल्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता। एनपी ग्लास भी से कहा जाता है। तो ग्लास में आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ग्लास पढ़ते हो, है ना। टाइप 1 तो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है ना। तो आपसे पूछा नॉन पेरेंटल टाइप का पूछा है। नॉन पेरेंटल एनपी ग्लास किसे कहते हैं? टाइप 4 ग्लास को कहा जाता है। ओके, तो टाइप 4 ग्लास होता है नॉन पेरेंटल ग्लास। तो नॉन पेरेंटल ग्लास आपका हो जाएगा ऑप्शन डी टाइप 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म सुटेबल टू गेट 100% अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। कौन से, देखिए डोजेस फॉर्म से ऐसे या फिर ऐसे तो कौन से रूट से ड्रग दोगे तो ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% होती है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन से रूट से आपने ड्रग दी कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें लिखा हुआ कौन सी डोजेस फॉर्म होती है जो 100% ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी जिससे ऑब्टेन हो जाएगी, है ना। टेबलेट से, कैप्सूल से, आईवी इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल पैचेस से। देखिए आईवी इंजेक्शन आपका आंसर हो जाएगा। आईवी रूट से जब भी आप ड्रग दे रहे हो तो ड्रग डायरेक्टली कहाँ जा रही है? ब्लड में जा रही है ना, डायरेक्टली ब्लड में जा रही है। ओके, तो आईवी रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, तो आईवी रूट से ड्रग देंगे तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी। ध्यान रखना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, तो एंटीकोएगुलेंट्स जब आप पढ़ते हो तो आप ओरल पढ़ते हो, पेरेंटल पढ़ते हो,
है ना। तो पेरेंट्रल बताना है। पेनिसिलिन तो हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आते हैं। किस में आते हैं पेनिसिलिन? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स एंड मोनोबैक्टम्स आते हैं। इनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, यह फेनिडायोन है, वॉरफेरिन है, हिपैरिन। तो पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में हमारा हिपैरिन आ जाएगा। हिपैरिन क्या पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट होता है। और हिपैरिन का जो एंटीडोट होता है वो भी कई बार एग्जाम में पूछता है, प्रोटामिन सल्फेट होता है। प्रोटामिन सल्फेट क्या है? हिपैरिन का एंटीडोट होता है। वॉरफेरिन जो आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट है, इसका एंटीडोट पूछेंगे तो विटामिन के होता है। विटामिन के देखिए कोएगुलेशन में हेल्प करता है। विटामिन के जो ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ब्लड की क्लोटिंग में विटामिन के हेल्प करता है ना। तो विटामिन के का एंटीडोट कह सकते हो वॉरफेरिन को, है ना। विटामिन के का एंटीडोट वॉरफेरिन है, वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के है। ओके, क्योंकि देखिए ये विटामिन के तो कोएगुलेशन करा रहा है और ये वॉरफेरिन के आपका एंटी कोएगुलेंट है। ऑपोजिट काम हो गया दोनों का, एक कोएगुलेशन करा रहा है, एक कोएगुलेशन को अपोज कर रहा है ना। तो वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है। ये भी आप याद रखना विटामिन के बारे में। ये ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भाई ब्लड की क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन होता है। ओके, हिपैरिन पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट हो गया। नेक्स्ट है डैश इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना है। तो ये होता है एक टाइप का माइकोबैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो है ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, है ना। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है ये लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, लेप्रोसी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के बारे में आप लोग पढ़ते हो, इसेंशियल नॉन इसेंशियल पढ़ते हो ना। तो बहुत इजी है लेकिन बहुत बेसिक सा, और बहुत बार क्वेश्चन बनता है अमीनो एसिड्स के बारे में कि भाई कौन सा इसेंशियल है कौन सा नॉन इसेंशियल है। ओके, तो आप लोगों याद भी करते हो ये पीवीटी प्राइवेट टीम HALL के नाम से, है ना। तो पी से क्या होता है फिनाइल एलिनिन होता है ना। वेलाइन होता है ना। टी से क्या होता है थ्रियोनिन होता है ना। टी से थ्रियोनिन होता है। ओके, और जो है इसमें टायरोसिन नहीं आता, इसमें ट्रिप्टोफन और थ्रियोनिन आता है। टायरोसिन जो है आपका किस में आता है नॉन इसेंशियल में आता है ना। ये मैं आपको इसेंशियल के बारे में बता रही हूँ। आप ना एक भी याद कर लोगे ना, इसेंशियल याद कर लोगे ना, तो आपका एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकल के आ जाएगा। एक याद कर लो इसेंशियल नॉन इसेंशियल, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा बन जाता है। ओके, तो इसमें 2 टी है, तो एक थ्रियोनिन एक ट्रिप्टोफन है। टायरोसिन आपका इसमें नहीं आता, है ना। फिर आइसोल्यूसिन होता है, मिथियोनिन होता है, हिस्टिडिन होता है। फिर ए से क्या होता है आर्जिनिन। ओके, और फिर एल ल्यूसिन लाइसिन, है ना। तो ये लाइसिन मिथियोनिन वेलाइन हो जाएगा। सिस्टीन इसमें नहीं आता, सिस्टीन नहीं आया ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आपसे पूछा है। ओके, तो अमीनो एसिड का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, सारे टॉपिक आपको सबके वीडियोस मैंने चैनल पे डाले हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक मतलब कि हाई सीलिंग डायूरेटिक्स जो होते हैं लूप डायूरेटिक्स होते हैं। कह रहे कौन सा लूप डायूरेटिक का एग्जाम्पल है कॉमनली यूज टू ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे। तो लूप डायूरेटिक में हाई सीलिंग डायूरेटिक में देखिए फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, तो थायाजाइड्स में आ जाएगा। स्पायरोलैक्टोन पोटाशियम स्पायरिंग डायूरेटिक में आता है। मिटोलाजोन दिया है ना। तो आपका जो है ऑप्शन ए फ्यूरोसिमाइड जो है ये हमारा लूप डायूरेटिक में आता है, जिनको हाई सीलिंग डायूरेटिक या हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक भी कहा जाता है। लूप डायूरेटिक्स फ्यूरोसिमाइड। ओके, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, इथेक्राइनिक एसिड पाई सब आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एर्गोमेट्रिन क्या है। एर्गोमेट्रिन जो एर्गोट है ना, एर्गोट जो एर्गोट कहाँ पढ़ते हो, एर्गोट हमारा इंडोल एल्कलॉइड की ड्रग है। किस में आता है इंडोल एल्कलॉइड में एर्गोट आता है। ओके, तो इंडोल एल्कलॉइड में आपका एर्गोट आता है, वोल्फी आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, नक्सवोमिका एंड विनका आता है ना। तो एर्गोट इंडोल एल्कलॉइड में आता है। तो एर्गोट के जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ते हो तो उसमें एर्गोमेट्रिन आता है, एर्गोटामिन और भी बहुत से आते हैं। तो एर्गोमेट्रिन जो ना एक तो एक वाटर सोल्यूबल आपका एल्कलॉइड होता है, ये एक बात तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एर्गोमेट्रिन वाटर सोल्यूबल होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है।
तो क्या है ये, सिंपल ही पूछा हुआ है। देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में पूछते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप का एल्कलॉइड है, क्योंकि इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है ये, है ना। तो एक टाइप का इंडोल एल्कलॉइड है, तो आपसे तो बिल्कुल सिंपल ही पूछा कि भाई सैपोनिन है, टैनिन है, कार्बोहाइड्रेट है, एल्कलॉइड है, तो क्या एल्कलॉइड में आता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टैकिकार्डिया हार्ट रेट बिकम। तो ये तो पढ़ा ही हुआ है, टैकिकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ब्रैडिकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। ब्रैडिकार्डिया, है ना, टैकिकार्डिया में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, टैकिकार्डिया। तो कह रहे कि टैकिकार्डिया में हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, बिल्कुल सही है। हार्ट रेट बिकम्स कितना हो जाता है, ये पूछा हुआ है कि भाई ग्रेटर देन बीट पर मिनट, लेस देन मतलब ग्रेटर देन 100, मतलब कि 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर 100 बीट पर मिनट से कम रहेगा, या फिर लेस देन 60 बीट पर मिनट। देखिए 60 बीट पर मिनट से कम हो गया ना, मतलब तो ये तो आपका ब्रैडिकार्डिया हो गया। क्या हो गया, ब्रैडिकार्डिया। और टैकिकार्डिया में हार्ट रेट बिकम्स मोर देन 100 बीट पर मिनट, बीपीएम का मतलब बीट पर मिनट, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज टैकिकार्डिया। एंड इफ़ हार्ट रेट बिकम्स लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, देन इट इज़ नोन एज ब्रैडिकार्डिया। ओके, ऑप्शन सी राइट जो है ए राइट हो गया। ओके, तो नॉर्मल हार्ट कह रहे हैं नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट, टैकिकार्डिया में हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, ब्रैडिकार्डिया में लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट, सेल्स इन द ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। तो कौन सी ब्लड की सेल्स होती हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देखिए जब आप ब्लड पढ़ते हो, है ना, ब्लड में हमारा प्लाज्मा होता है और आपकी ब्लड की सेल्स होती हैं। सेल्स में आपकी आरबीसीज आती हैं, डब्ल्यूबीसीज आती हैं, प्लेटलेट्स आती हैं, है ना। तो प्लाज्मा में जो है मेनली वाटर होता है, 90% तक प्लाज्मा में वाटर होता है ना। अगर प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को अलग कर दो तो उसे क्या कहोगे, सीरम कहोगे। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम, है ना। तो आपके जो ब्लड की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो आपको पता है कि भाई ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है मतलब कि ये कोई भी जैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको उससे फाइट करती है ना, तो ये डब्ल्यूबीसी का इम्यूनिटी में फंक्शन चला जाता है। आरबीसीज जो होती है ना, आरबीसीज क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन कैरी करती है। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, जो ब्लड का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है ना। तो आरबीसीज का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन कैरी करती है। ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो आपका आरबीसीज का होता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आरबीसी। ओके, नेक्स्ट है नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग। ड्रग का जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है ना उसे क्या कहते हैं, कोड नेम, केमिकल नेम, ब्रांड नेम या जेनरिक नेम। दिस इज जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग। ड्रग का जो जेनरिक नेम है ना उसे कहेंगे नॉन प्रोप्राइटरी नेम कह दो या जेनरिक नेम कह दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय अवेलेबिलिटी इज 100%। तो अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा है ना। तो बाय अवेलेबिलिटी 100% होती है जब आप ड्रग को इंट्रावीनस रूट से दोगे। मैंने आपसे अभी बताया इंट्रावीनस से जब भी कोई इमरजेंसी आपसे ये पूछते हैं कि भाई इमरजेंसी में कौन सा रूट से ड्रग देंगे, तो कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन है तो देखिए हम इंट्रावीनस ही प्रेफर करेंगे ताकि जो ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जाए और इंस्टेंट एक्शन प्रोड्यूस हो, है ना। तो इन इमरजेंसी के कंडीशंस में भी हमारा रूट जो है आईवी रूट ही दिया जाता है, आईवी रूट से ड्रग दी जाती है क्योंकि इसमें बाय अवेलेबिलिटी 100% होती है। ओके, तो यही पूछा हुआ है कौन से रूट से ड्रग दोगे तो बाय अवेलेबिलिटी 100% होती है, यही पूछा आपसे। तो कौन सा रूट हो जाएगा हमारा, इंट्रावीनस रूट हो जाएगा। कौन सा, इंट्रावीनस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ पस इन द यूरिन। तो पस की प्रेजेंस है यूरिन में से क्या कहेंगे, इसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाएगा, पाईयूरिया, ग्लाइकोज। ग्लाइकोज यूरिया का मतलब ग्लूकोज इन द यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोज यूरिया। जैसे कि डायबिटीज़ की कंडीशन होती है, डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है कि भाई इंसुलिन तो कम हो गया, क्या हो गया, इंसुलिन क्या हो गया, कम हो गया। इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा था, है ना। ग्लूकोज से क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन मतलब कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा था और ग्लाइकोजन को टूटने नहीं दे रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने दे रहा था। मतलब कि एक तरीके से इंसुलिन तो ग्लूकोज को कम करके रख रहा था।
अब इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। अब ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो इतना ज़्यादा हो गया ग्लूकोज की ग्लूकोज ना यूरिन में भी जाने लग गया, है ना। बाकी हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ग्लूकोज अमीनो एसिड्स वगैरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, लेकिन अब ग्लूकोज इतना ज़्यादा है कि भाई कितना रीअब्जॉर्ब होएगा, तो ग्लूकोज यूरिन में भी जाने लग गया। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोस्यूरिया। और ये किसको इंडिकेट करेगा, ये आपको इंडिकेट करेगा कि डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन हो गई है। ग्लूकोज जब यूरिन में चला गया इसका मतलब कि पेशेंट जो है उसको डायबिटीज मेलिटस की कंडीशंस है। ओके, तो ग्लाइकोस्यूरिया इज नोन एज प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोस्यूरिया ग्लूकोज इन द यूरिन, है ना। हाइपरग्लाइसेमिया भी वही, ग्लूकोज ज़्यादा होने को ही बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया, जो डायबिटीज मेलिटस में ही होता है ना। तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ पस इन द यूरिन इज नोन एज पाईयूरिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरकुमा की फैमिली पूछे। कुरकुमा जो है हमारा, कुरकुमा लोंगा, टर्मरिक जो होता है ना, कहाँ पढ़ते हो, रेजिन्स की ड्रग में पढ़ते, टर्मरिक है ना, रेजिन्स वाली ड्रग है। जिंजर आता है, सफोइटिडा भी उसी में आता है ना, टोलू बाल्सम आता है, मीर आता है, गूगल, सारी रेजिन्स वाली ड्रग है। तो उसमें हमारा टर्मरिक भी आता है। टर्मरिक हल्दी, हिंदी में बोलते हैं हल्दी। कुरकुमा लोंगा, सोर्स क्या है, कुरकुमा लोंगा। फैमिली क्या है ये बतानी है आपने। फैमिली होती है कौन सी, जो आपकी जिंजर की होती है। कौन सी होती है जिंजर की, जिंजिबर ऑफिसिनस जिंजिबरेसी फैमिली, है ना। जो हमारे इलायची की होती है, कार्डेमम की भी होती है, एलिटेरिया कार्डेमोमम, है ना, इलायची का, इसकी फैमिली भी जिंजिबरेसी है। और रसना एक पढ़ते हो, एल्पिनिया ऑफिसिनारम, है ना, तो रसना जो पढ़ते हो उसका भी जिंजिबरेसी है। तो ये कुरकुमा की फैमिली हमारे जिंजिबरेसी याद रखेंगे। ओके, कुरकुमा की फैमिली कौन से, जिंजिबरेसी। कुरकुमा लोंगा, टर्मरिक की बात हो रही है, कुरकुमिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ओके, तो ये हमारा क्या है, जिंजिबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, लेग्यूमिनोसी फैमिली जैसे हमारी सेना की होती है, तो एक एग्जाम में सेना की फैमिली ही पूछ ली थी, लेग्यूमिनोसी फैमिली है सेना की। बाकी लिकोरिस जो होता है ना, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी है। ट्रगाकैंथ होता है ना, ट्रगाकैंथ एस्ट्रागेलस गमीफर, इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी होती है ट्रगाकैंथ की। गुआर गम होता है, उसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी। अकेशिया अरेबिका की फैमिली, इंडियन गम अकेशिया, इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, और बाकी अराचिस ऑयल आप पढ़ते हो, लिपिड्स वाली ड्रग में पढ़ते हो, अराचिस ऑयल, अराचिस हाइपोगिया, उसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी होती है अराचिस ऑयल की, है ना। और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आपकी लेग्यूमिनोसी। टैनिन्स की ड्रग में जैसे हमारा टीरोकार्पस आता है ना, उसकी फैमिली आपकी लेग्यूमिनोसी है। ब्लैक कैटेचू की भी जो है लेग्यूमिनोसी होती है आपकी, है ना। अशोका की फैमिली, सराका इंडिका, वो भी लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, तो इस टाइप से ना फैमिली भी कई बार ना एग्जाम में पूछ ली जाती है ना। ये कुरकुमा लोंगा वाला भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कुरकुमा की फैमिली पूछी गई है पहले। सोलनेसी फैमिली जो है, जैसे हमारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में सभी की फैमिली सोलनेसी होती है, एक्सेप्ट कोका। मैं आपको बताती हूँ, कोका की फैमिली रिथ्रोजाइलेसी होती है, बाकी सभी की फैमिली सोलनेसी होती है। बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसी, सबकी फैमिली सोलनेसी है एक्सेप्ट कोका, है ना। बाकी आपका अश्वगंधा जो होता है, विधान्य सोमनिफेरा, इसकी फैमिली सोलनेसी होती है ना। तो ये सब सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लिलिएसी जैसे अलो की फैमिली क्या है, लिलिएसी है अलो की। और आपका कोलचिकम, एक एग्जाम में कोलचिकम की फैमिली पूछी हुई थी किसी में, मेरे को भी याद नहीं है, कोलचिकम की फैमिली भी एग्जाम में आई हुई है। कोलचिकम ऑट्यूमनल लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। ग्लोरियोसा की भी लिलिएसी, गार्लिक की भी लिलिएसी होती है आपकी फैमिली। ओके, तो फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। तो कुरकुमा की हमारी जिंजिबरेसी हो गई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एम ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। तो फार्मेसी एक्ट की क्या एम, हमारा जो फार्मेसी एक्ट है वो कब आया, 1948 में आया। और फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में किया गया, मैंने आपको बता रखा है। तो इसके एम बताने हैं फार्मेसी एक्ट के। रेगुलेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो फार्मेसी एक्ट का जो एम है, मेन एम, एक तो ये बिल्कुल सही है, रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। फिर लिखा हुआ रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, के प्रोफेशन का स्टेटस रेज करना, दोनों सही है। देखिए आपका आंसर ऑप्शन 3 होगा, बोथ 1 और 2 दोनों ही एम थे हमारे फार्मेसी एक्ट के, 1948 वाला जो फार्मेसी एक्ट है ना। तो ये भी याद रखना, फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, 1948 में आया हमारा फार्मेसी एक्ट। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज नोन एज। एडीएमई की स्टडी को क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी को क्या कहेंगे, है ना। फार्मेसी कहेंगे, फार्मेसी तो नहीं कहेंगे ना, फार्माकाइनेटिक डायनामिक या फार्माकोपिया। देखिए
एक तो हम पढ़ते हैं व्हाट, जो डायनेमिक है ना, डायनेमिक के डिकोप करिए। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग क्या करेगी बॉडी में, जैसे ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ड्रग इंटरएक्शन है, ये सब हमारा फार्माकोडायनेमिक में आता है। एक होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ में, जैसे बॉडी में जाके ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सब हमारा फार्माकोकाइनेटिक में आता है। फार्माकोकाइनेटिक में हम एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं, है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी को क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक कहेंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका। जैसे मेडिसिन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी दवाई दोगे भाई, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देंगे, कौन सी देंगे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देंगे, ट्यूबरक्लोसिस के लिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दी जाएंगी, है ना। तो देखिए कौन कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, आइसोनियाजिड बिल्कुल आती है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में, जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है उसमें हमारा आइसोनियाजिड आता है, रिफाम्पिन भी आता है, इथेम्ब्यूटोल भी आता है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारी ही फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, है ना। तो 3 तो ये रही, और पायराजीनामाइड भी होती है, पायराजीनामाइड आती है, और एक और ड्रग रह गई है, पैराजीनामाइड होगी, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, इथेम्ब्यूटोल, एक स्ट्रिप्टोमाइसिन है ना, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में जो आती है ना। तो कौन सी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आते हैं, तो हमारी स्ट्रिप्टोमाइसिन होती है जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। तो ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में भी आती है। तो 5 ड्रग जो है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में आती है ना। तो इनमें देखिए सारे के सारे का साइडल एक्शन होता है, मतलब बैक्टीरियासाइडल होता है, लेकिन इथेम्ब्यूटोल जो है ना इसका स्टैटिक एक्शन होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ओके, इथेम्ब्यूटोल ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सी ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस वाली ड्रग है, मतलब कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ट्यूबरकुलोसिस में देते हैं लेकिन साथ साथ में लेप्रोसी में भी यूज़ करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में दे ही रहे हैं, एंटी ट्यूबरकुलर तो है ही, साथ साथ में लेप्रोसी में भी दी जाती है। कौन सी होती है आपकी, रिफाम्पिन, और एक और होती है इथियोनामाइड। ये ऐसी ड्रग है जो एंटी ट्यूबरकुलर होती है और इनको लेप्रोसी में भी यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडिसिन विच कोज सीरियस डिसऑर्डर्स इन द बेबी, कह रहे हैं ऐसी दवाई जो कह रहे हैं बेबी है उसमें सीरियस डिसऑर्डर कोज करा देती है, व्हेन पास्ड थ्रू द मदर टू द बेबी, मदर से जो बेबी में पास हो गया है ना, तो वो बेबी में सीरियस डिसऑर्डर करा देगी। उनको क्या बोलते हैं भाई, म्यूटाजन, टेराटोजन, टीलोजन, पायरोजन। देखिए आपके टेराटोजन होते हैं, है ना। और इस कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटस एबनॉर्मेलिटी इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी। ओके, और ये ड्रग जो होती है इनको टेराटोजन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो थैलिडोमाइड का, थैलिडोमाइड जो होता है ये जो है क्या करा देता है, सील लाइक लिम्स, फोकोमिलिया। थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या है, फोकोमिलिया, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं थैलिडोमाइड के टेराटोजेनिक इफेक्ट में जब हम देखते हैं, है ना। तो ये टेराटोजेनिक ड्रग कौन कौन सी है, जैसे थैलिडोमाइड हो गया, वॉरफेरिन भी टेराटोजेनिक होता है आपका, फेनिटोइन है, कार्बामाजिपिन है, वोल्प्रोइक एसिड है, बहुत सारी ड्रग है जो टेराटोजेनिक होती है। तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ओके, तो बाकी इनको क्या बोलते हैं, टेराटोजेंस बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन। अब देखिए विटामिन का जब स्टार्टिंग में पढ़ते जनरल, तो उसमें एक तो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, है ना, एक फोर्थ फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल WBC से याद कर लो, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और विटामिन सी जो है आपके वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल में बाकी जो बच गए ADE के फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट सोल्यूबल है, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो आपसे फैट सोल्यूबल पूछा है तो ADE में से कौन सा ऑप्शन में है, थायमिन इज विटामिन B1, थायमिन, तो विटामिन बी तो आपका वाटर सोल्यूबल में आ रहा है। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये भी वाटर सोल्यूबल है। फोलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं, किसको कहते हैं, B9 को, तो ये भी आपका वाटर सोल्यूबल है। बच्चा क्या, टोकोफेरोल, है ना, टोकोफेरोल जो है ये आपका विटामिन ई को कहते हैं ना, टोकोफेरोल, विटामिन ई जो होता है टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है ना। तो विटामिन जो है ये ई हमारा फैट सोल्यूबल में आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। टोकोफेरोल जो है फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है, बाकी तीनों वाटर सोल्यूबल विटामिन के एग्जांपल्स हैं।
ओके। थायमिन जो होता है विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, और B3 जो होता है, B3 हमारा नायसिन होता है, B4 नहीं होता, B5 क्या होता है, पैंटोथैनिक एसिड होता है, B6 क्या होता है हमारा, पायरोक्सिन होता है, B6 के बाद B7 हमारा कौन सा होता है, ये जो होता है बायोटिन ही होता है ना, B7 BH भी बोल देते हैं ना इसको, है ना, वही है ना ये। फिर B8 नहीं होता, B9 फोलिक एसिड होता है, B10 B11 भी नहीं होता, B12 हमारा साइनोकोबालामिन होता है। ओके, तो ये सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम है। तो ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन बना है कि भाई विटामिन B1 कौन सा है, मतलब थायमिन को कौन सा विटामिन कहते हैं, इस टाइप से। तो ये जनरल नाम भी आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया हमारा। फैट सोल्यूबल में हमारा आ गया कौन सा, टोकोफेरोल आ गया। और एस्कॉर्बिक एसिड है ना, विटामिन C है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विटामिन C, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोमाइसिन शुड नॉट बी गिवन ओरली। देखिए स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिसोमिसिन, ये सारी आती है ना, फ्रामाइसिटीन, नियोमाइसिन। कह रहे कि इनको ओरली नहीं देते, बट शुड बी गिवन बाय इंजेक्शन। बिकॉज देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स को ओरली नहीं देते, क्यों, क्योंकि ये जो ओरली देते हैं ना तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, है ना। कह रहे देखिए इट इज नॉट एब्जॉर्ब व्हेन गिवन ओरली, इट इज मे इंजर द गैस्ट्रिक मुकोसा, प्रोड्यूस मोर एडवर्स इफेक्ट व्हेन गिवन ओरली, या नॉट इफेक्टिव व्हेन गिवन ओरली। तो क्यों नहीं देते, इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड व्हेन गिवन ओरली देते हैं, तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं होती है, इसलिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स को ओरली नहीं देते, ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम वाला क्वेश्चन रिपीटेड बहुत बार रिपीट हुआ है ना। तो ये कौन सी ड्रग कोज कराती है, क्लोरामफेनिकोल, क्लोटेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन, नन। तो आपकी क्लोरामफेनिकोल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में जो क्लोरामफेनिकोल आती है ना, है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, 50S राइबोसोम से बाइंड होती है, और ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाए, क्लोरामफेनिकोल कराती है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर है आपको, है ना। तो इस वीडियो में देखिए इतने ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। ओके, तो जो है आंसर दिया कीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी आपका क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, थायमिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, फोलिक एसिड है, टोकोफेरोल है। ओके, तो देखिए इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए एक और बात जो आप लोगों से करनी है, जो मेरी वेबसाइट है pharmamcq.in, तो उस पर मैंने कोर्स स्टार्ट कर रखी है। ओके, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।